दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से खुशी की आस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के अगले पड़ाव में यानी अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स जो है जनवरी 2024 से लेकर मई 2025 तक का कवर करेंगे। और इसमें जो भी वर्तमान में रेलवे में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जो भी पैटर्न को रेलवे ने फॉलो किया, उस सारे एरिया को हम लोग टेकअप करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? तो देखियो दोस्तों, कह रहा है कि किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा कंट्री बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कानून की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म इसे लागू करने में विफल होते हैं तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंट्री हुआ जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, भारत और किस देश के मध्य चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा शुरू किया गया है? भारत और किस देश के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक, चेन्नई तो हमारा यहाँ तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई हो गया, और व्लादिवोस्तोक रूस में है। यानी इंडिया और रूस के बीच, चेन्नई और रूस के व्लादिवोस्तोक के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा जो है ये बनाया गया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका रसिया। भारत और रसिया के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा बनाया गया है। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों? इसका फ़ायदा ये होगा कि ये कॉरिडोर जो है वो तकरीबन 5600 समुद्री मील है, 5600 माइल है इसका डिस्टेंस। और ये बनने से क्या होगा कि अब हमारे बीच का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, काफ़ी कम टाइम लगेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? 104th कंट्री जो है ये सौर संगठन का बन गया। तो कह रहा है कि अर्मेनिया जो है वो 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है। तो पश्चिम एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र में स्थित जो ये एरिया में स्थित है अर्मेनिया, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां देश बन गया। 104th कंट्री जो है ये उसका पूर्ण मेंबर बन गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हर क्वेश्चन के नीचे में डिटेल में दिया गया है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी आंसर को पिक करने में। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में किस दक्षिण अमेरिकी देश में पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? कौन सा कंट्री है? साउथ अमेरिकन कंट्री। दक्षिण अमेरिकी में टोटल जो है आपको 13 कंट्री हैं। कितने हैं? 13 कंट्री हैं। और सबसे बड़ा जो है साउथ अमेरिका में वो कौन सा है? ब्राज़ील है। ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कंट्री है साउथ अमेरिकी कंट्री जो पानी की कमी कारण आपातकाल की घोषणा कर दी? तो इक्वेडर एक जो है वहाँ का कंट्री है जिसका क्वेटो कैपिटल है। इक्वेडोर में जो है वहाँ की कंट्री ने अभी हाल ही में पानी की कमी के कारण क्या कर दिया था? आपातकाल का घोषणा कर दी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जनवरी 2025 में सेगेन क्षेत्र में कौन सा देश शामिल होंगे? जनवरी 2025 में बुल्गारिया और रोमानिया, ये जो दो कंट्री है, यूरोपीय देश बुल्गारिया और रोमानिया है, जनवरी 2025 तक यूरोपीय संघ का जो ये सेंगेन क्षेत्र है इसका क्या बन जाएगा? पूर्ण मेंबर बन जाएगा। इसका पूर्ण सदस्य ये दोनों कंट्री कौन कौन? बुल्गारिया और रोमानिया, ये दोनों बन जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कि CPTPP कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? पहला यूरोपीय देश। CPTPP जो है वो
ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला ब्रिटेन जो है वो इसका कौन सा कंट्री हो गया? 12th कंट्री, 12वां कंट्री हो जाएगा। ब्रिटेन जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला फर्स्ट यूरोपियन कंट्री है। कौन सा कंट्री है ये? पहला यूरोपियन कंट्री है ब्रिटेन इसमें शामिल होने वाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि दिसंबर 2024 में किस यूरोपीय देश ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा क्या कर लिया? वापस ले लिया। तो स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जिसने दिसंबर 2024 में भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है और इसके क्या नुकसान है? मोस्ट फेवर्ड नेशन बिजनेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड एक टर्म यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ टैरिफ से रिलेटेड रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अब जब भारत जो है, स्विट्जरलैंड जब भारत से ये चीज़ें ले लिया है, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है, अब उसका नुकसान ये होगा कि भारत पे जो भी भारत की कंपनियां जो है स्विट्जरलैंड में काम करेंगी उन पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स उनको देना पड़ेगा। तो 10% उनको टैक्स अब देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हर एक क्वेश्चन के नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ें और अधिक से अधिक इसका फ़ायदा उठाएं। आगे चलते हैं हम लोग। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चौगास द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला लिया? अब ब्रिटेन जो है हिंद महासागर में चौगास द्वीप अभी तक वही ऑब्जर्व कर रहा था, वही देख रहा था। अब कह रहा है क्या कि वो किस देश को सौंपने का फैसला किया है। 5 मिनट का टाइम है, 5 सेकंड का। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिए। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चौगास द्वीप को मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। किसको सौंपने का फैसला किया है? मॉरिशस को। कह रहा है क्या कि ब्रिटेन हिंद महासागर में स्थित चौगास द्वीप समूह की संप्रभुता, जो उसकी सॉवरेनिटी है, वो अब मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया है। वो अब तैयार हो चुका है कि अब मॉरिशस को इसको हम दे दें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में प्रश्न है कि अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? अक्टूबर 2024 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? मिस्र ऐसा कंट्री है जिसे WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया, क्योंकि यह उपलब्धि हासिल करने वाला वह 44th कंट्री बन गया। कौन सा कंट्री बन गया? 44th कंट्री। किसने इसको दिया? WHO ने इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया। कौन सा कंट्री हुआ? वो मिस्र हुआ, जिसे अक्टूबर 2024 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। आगे चलते हैं। कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? दोस्तों, जॉर्डन जो है वो दुनिया का पहला कंट्री बना जिसे WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया। जॉर्डन में पिछले 20 साल से कोई भी कुष्ठ रोग का मामला नहीं आया, उस वजह से WHO ने इसे जॉर्डन को कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से शुरू की है? क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से, इसका क्या उद्देश्य है जिस वजह से इन्होंने कैंसर मूनशॉट पहल किया है? क्वाड देशों का छठा शिखर सम्मेलन जो था, सिक्स्थ सम्मेलन जो था वो कहाँ हुआ? वो अमेरिका के विल्मिंगटन में हुआ, USA के विल्मिंगटन में हुआ। कहाँ पे हुआ? USA के विल्मिंगटन में हुआ। इस दौरान जो भी इंडियन पैसिफिक एरिया है हमारा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में, कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई। कैंसर मूनशॉट की शुरुआत जो है वो सर्वाइकल कैंसर के साथ होगी, जो एक रोके जाने योग्य बीमारी है। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यह जो है एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है, संकट बन गया है, यानी काफ़ी लोग सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित रहते हैं। तो
उसको कम करने के लिए क्वाड देशों ने क्या किया है, कैंसर मूनसूट पहल किया, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए ये पहल शुरू किया गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है, क्वाड देशों ने कैंसर मूनसूट पहल की शुरुआत की है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई साडो सोने और चांदी की खादान किस देश में स्थित है। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की साडो सोने की खादान कहाँ है, जापान में है। जापान में यूनेस्को समय समय पर जो है विश्व में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी धरोहर होते हैं, जो भी इनका जो पैरामीटर है, उसमें वर्ल्ड के अलग अलग स्थलों को, जगहों को वो अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। उसी लिस्ट में वो जापान में इस साडो सोने और चांदी की खादान को उन्होंने अपने नई धरोहर सूची में क्या किया है, शामिल कर लिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि किस देश के प्रधानमंत्री थेसा थावासिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया है। तो अभी हाल ही में जो है थाईलैंड के प्रधानमंत्री थेसा थावासिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। तो आपसे पूछेगा कौन से किस देश के प्रधानमंत्री, तो आपका जवाब होगा थाईलैंड के प्रधानमंत्री। थाईलैंड के प्रधानमंत्री को अभी उनके नैतिकता के उल्लंघन के कारण जो है उनको पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेपाल 2007 में नेपाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह की अनुमति दी गई थी। तो अब नेपाल जो है विश्व का पहला ऐसा साउथ एशियन कंट्री बन चुका है। नेक्स्ट है आपका, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया। सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर बनाया। जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर बनाया गया है। इसे 1 दिसंबर से जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया। कौन सा प्रांत, इबाराकी, जापान के इबाराकी प्रांत में शुरू किया गया। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है। बेल्ट एंड रोड, सबसे पहले हमें जानना है कि ये बेल्ट एंड रोड है क्या। ये बेल्ट एंड रोड क्या है। बेल्ट एंड रोड एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी था चाइना का, कि जिसमें चीनी सरकार ने इसे 2013 में 150 कंट्रीज को से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निवेश करने के लिए अपनाया था। इसमें था क्या कि वन बेल्ट वन रोड, एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेटजी इन्होंने डेवलपमेंट करने का प्रयास किया था चाइना ने। उसी में इटली ने हाल ही में जो है इस साल के अंत तक, पिछले साल, चीन की जो ये बेल्ट एंड रोड परियोजना थी उसमें से अपना नाम क्या कर लिया, वापस कर लिया है। इटली साल 2019 में 2019 में चाइना के बेल्ट एंड रोड में पहल में शामिल हुआ था, लेकिन 2024 के एंड तक जो है दिसंबर तक उसने क्या कर लिया, अपना नाम वापस कर लिया। आपसे ये भी पूछा जाएगा वन बेल्ट वन रोड है क्या, तो यह एक क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जिसे यह क्या है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसे चाइनीज सरकार ने 2013 में 150 से अधिक देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में निवेश करने के लिए अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना, दुनिया का सबसे विशाल केंद्रित और परियोजना हाल ही में COP28 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में दुबई में लॉन्च की गई थी। कौन सा कंट्री है वो, संयुक्त अरब अमीरात। मोहम्मद बिन राशिद
अल मखदूम सोलर पार्क के चौथे चरण का उद्घाटन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा किया गया, जो संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और दुबई के शासक हैं। ये जो है आपसे पूछा जाएगा कभी कभी कि दुबई के जो है कौन है प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री या शासक, तो संयुक्त अरब अमीरात के। तो क्या होगा आपका जवाब? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये जो है। और दुनिया का यहाँ पे क्या किया गया? सबसे विशाल केंद्रित सौर परियोजना यहाँ पे लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ओपेक समूह को, ओपेक के बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि ओपेक कंट्री जो है, ओपेक कंट्री को छोड़ने का घोषणा किसने किया है हाल ही में? तो अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े देश अंगोला एक कंट्री है अफ्रीका का और दूसरा सबसे बड़ा है ये, उसने ओपेक समूह को छोड़ने की घोषणा की है। अंगोला 2007 में ओपेक में शामिल हुआ था। ओपेक जो है एक पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन का एक क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है, और उसमें से अंगोला अपना नाम क्या कर लिया है? वापस कर लिया है, क्विट कर लिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट टू ने अपने पद से छोड़ने की घोषणा की है? तो डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने अपने पद से छोड़ने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? हिम तेंदुआ को मिडल ईस्ट जो है या मध्य एशियाई देश है किर्गिस्तान ऐसा कंट्री है जिसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, उन्होंने दिया है कि हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने के पीछे किर्गिस्तान सरकार का उद्देश्य हिम तेंदुए के संरक्षण को बढ़ावा देना। ऑब्वियस है कि जिस चीज़ को वो अगर अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाते हैं कोई भी कंट्री, यानी कि उसका केयर काफ़ी होने लगता है, या अगर जब वो इंडेंजर होने लगते हैं तो उस टाइम उनको हम लोग इन सब चीज़ों में डाल देते हैं, अपना राष्ट्रीय इमेज बनाते हैं, ताकि लोग जो भी उस एरिया के हैं, जो भी उनका हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, वो थोड़ा अलर्ट हो जाएं। गवर्नमेंट का भी नज़र होने लगती है और उसको संरक्षण करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हम जो है ये चीज़ें ऐसा कदम उठाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? अब ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, हमारी कंट्री के लिए, कि यूपीआई जो है अब अलग अलग कंट्री भी हमारे यूपीआई को फॉलो कर रहा है, हमारे यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यूरोपीय देश जो है फ्रांस जो है वो पहला यूरोपीय देश हो गया जिसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है हमारा यूपीआई सिस्टम को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही यूपीआई स्वीकार करने वाला फ्रांस जो है यूरोप का पहला देश बन गया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप कभी एफिल टावर जाते हैं देखने के लिए, या तो आप यहीं से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और आप यूपीआई कर सकते हैं, जिससे लेन देन की प्रक्रिया जो है क्या होगी, काफ़ी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में कौन से हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बोचासन वासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर 27 एकड़ में बनाया गया है और मंदिर का शिलान्यास 2019 में ही किया गया था। 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। आगे चलते हैं कि दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? दुबई दुनिया का पहला ऐसा शहर बन गया है जो एयर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है, और ये 2026 से यूएई सरकार द्वारा इसे शुरू किया जाएगा। दुबई शहर यानी कि दुनिया का पहला ऐसा शहर बनेगा जो एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य कौन बना? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां सदस्य जो है माल्टा, यूरोपीय महाद्वीप देश माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 119वां देश बन गया।
इसका कैपिटल वेलाटा है। कैपिटल जो है वो क्या है, वेलाटा है। दोस्तों हर प्रश्न के नीचे में आपका डिटेल्स दिया गया है, आप उसको अपने पीडीएफ, अगर जब आप पीडीएफ निकाल लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे और पीडीएफ को वीडियो के साथ रखेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत कम वक्त लगेगा और आपका आईक्यू और फिर आपका अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होगा, जिससे एग्ज़ाम में आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पीडीएफ अगर आप साथ रखेंगे तो आपको और आसानी होगी पढ़ने में। आगे चलते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने के द्वारा शुरू की गई पहल GIDH का फुल फॉर्म क्या है? क्या है GIDH? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। ये है क्या? WHO द्वारा शुरू की गई GIDH है। GIDH द्वारा सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल रूप से जो भी हेल्थ स्कीम है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो सब कराया जाएगा। इसके 4 पिलर्स होंगे। कौन कौन से होंगे? कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और नॉलेज एक्सचेंज। ये सभी चीज़ें जो है इनके 4 पैरामीटर होंगे। कौन कौन सा होगा? कंट्री नीड्स ट्रैकर, कंट्री रिसोर्स पोर्टल, ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स और नॉलेज एक्सचेंज। ये सभी चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया है? दुनिया का पहला देश फ्रांस ने 1975 में महिलाओं को गर्भपात का कानूनी अधिकार दिया था। करा है कि 4 मार्च को फ्रांस ने अपने 1958 के संविधान में बदलाव कर गर्भपात को संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया, जिसके बाद गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? फ्रांस बन गया दुनिया का पहला देश। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विश्व में निम्न से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो का 32वां सदस्य बन गया? तो नेटो का 32वां देश यूरोपीय देश कौन सा है? स्वीडन जो है वो नेटो का 32वां देश हो गया। 32वां देश बन गया है स्वीडन जो है वो नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 32वां देश बन गया है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर देता हूँ एक ही क्वेश्चन को, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, ताकि आप भूलें नहीं। बट मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आप बार बार वीडियो देखें, उसका पीडीएफ देखें और टाइम टू टाइम मैं हर वीक में आपका एक बार टेस्ट ज़रूर लिया करूँगा। तो आप लोग गूगल मीट पे जुड़ें और फिर उस समय कुछ वर्बल और कुछ रिटन टेस्ट होगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं हम लोग कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप द्वारा अपनाई गई याओंडे घोषणा किस बीमारी से संबंधित है? याओंडे घोषणा जो है वो किस बीमारी से संबंधित है? कैमरून की राजधानी याओंडे में मलेरिया बीमारी को समाप्त करने के लिए 11 अफ्रीकी देशों ने याओंडे घोषणा पर समझौता की। यानी कि प्रश्न जो है हमारा कि याओंडे घोषणा किस बीमारी से रिलेटेड है, तो ये तो क्लियर हो गया कि मलेरिया से रिलेटेड है। बट क्या ये हुआ कहाँ था? तो कैमरून की राजधानी याओंडे में, कैमरून कंट्री है, उसका कैपिटल याओंडे है, वहीं पे ये मलेरिया बीमारी को समाप्त करने के लिए 11 अफ्रीकन कंट्री जो है वहाँ पे मिलकर अपना एक अंडरस्टैंडिंग किया, MOU किया, समझौता किया। वो 11 अफ्रीकन कंट्री थे: बुर्किना फासो, कैमरून, कांगो रिपब्लिक, घाना, माली, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सूडान, युगांडा और तंजानिया। ये सारे कंट्री जो है मिलकर उन्होंने ये फैसला लिया। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जो है वो मॉरिशस यात्रा पर थी, तो ऑब्वियस है कि मॉरिशस कंट्री ही होगा, जो मॉरिशस विश्वविद्यालय जो उनको ये उपाधि दिया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में ग्यालत्सुएन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की सहायता से थिम्पू में निर्मित
ग्याल्त ग्याल्त्सेन जेत्सुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और थिम्पू जो है वो भूटान का कैपिटल है, थिम्पू। चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज किस देश में स्थित है? चर्चित फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो है वो अमेरिका के मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से कंटेनर जहाज टकरा गया था। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज अमेरिका के पटाप्सको नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? ईरान जो है निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है? ईरान जो भू सीमा है, जो इसका जो लैंड बाउंड्री है वो 7 देशों के साथ है इसका। इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ है। तो इसमें इराक, तुर्की और अफ़गानिस्तान आ गए, यानी कि सीरिया बच गया। यानी ईरान जो है, ईरान की बाउंड्री जो है वो सीरिया के साथ क्या होता है, वो नहीं लगता है सीरिया के साथ। आगे है इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का क्या नाम दिया था? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने घोषणा किया था कि ईरान द्वारा लॉन्च किए गए ड्रोन और मिसाइल को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक मार गिराया है। और इस हमले को रोकने के लिए इजराइल ने जो अपने ऑपरेशन का नाम दिया था उसका नाम था आयरन सील्ड। क्या नाम था उसका? आयरन सील्ड। यानी कि इजराइल ने ईरानी हमले को रोकने के लिए जो अपना ऑपरेशन शुरू किया था, डिफेंस ऑपरेशन, उसका नाम था आयरन सील्ड। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन सा है? आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां 39th कंट्री जो है वो यूरोपियन देश सुल्वानिया आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39th कंट्री है। इससे पहले स्वीडन जो है इसका 38वां देश बना था, स्वीडन। हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने किस गैस की मौजूदगी के कारण भारतीय मसाले MDH और एवरेस्ट को बैन कर दिया? हाल ही में सिंगापुर और हांगकांग ने, कौन सा कंट्री है? सिंगापुर और हांगकांग में MDH मसाले और एवरेस्ट मसाले जो है वो किसकी मौजूदगी के कारण बैन कर दिया गया? हांगकांग की विश्व खाद्य सुरक्षा समिति CFS की रिपोर्ट के आधार पर सिंगापुर और हांगकांग ने भारतीय मसाले एवरेस्ट और MDH पर बैन लगा दिया। बैन के का कारण एथिलीन ऑक्साइड था, जिसकी मौजूदगी की वजह से MDH और एवरेस्ट मसाले पर बैन लग गया। और वो कंट्री है सिंगापुर और हांगकांग, जिसने इन दोनों पर बैन लगा दिया है। किस पश्चिम एशियाई देश में पहली बार हिंदी में रेडियो का प्रसारण किया गया? कुवैत ऐसा कंट्री है जिसमें पहली बार हिंदी में रेडियो प्रसारण किया गया। नेक्स्ट है चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? चर्चा में रहा रवांडा बिल जो है ब्रिटेन की संसद द्वारा रवांडा बिल पारित किया गया है। ब्रिटेन की संसद द्वारा रवांडा बिल है। इसमें है क्या कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए रवांडा बिल को पारित किया गया है। आगे, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनाया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जा रहा है। यहाँ प्रति वर्ष लगभग 26 करोड़ यात्रियों के आने की संभावना है। 26 करोड़ यात्रियों द्वारा ये यात्रा करने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। आगे है, हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय संसद के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस जारी किया गया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है इंटरपोल का मुख्यालय। अब प्रश्न है कि हाल ही में इंटरपोल ने भारतीय संसद के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस होता क्या है? इंटरपोल ने यौन उत्पीड़न के आरोपी भारतीय संसद के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस जारी किया है। ब्लू कलर नोटिस ये होता है कि इसमें आपराधिक जांच के संबंध में
किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति और गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वो एकत्रित किया जाता है। तो वो इंटरपोल जारी करती है और कोई किसी भारतीय सांसद के खिलाफ ये जो है ब्लू कलर नोटिस जारी किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के द्वारा ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया है? ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात ने 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा लॉन्च किया गया है। ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण काम किया है और महत्वपूर्ण योगदान जिसने पर्यावरण के लिए दिया है, उनको क्या दिया जाएगा? ब्लू रेजिडेंसी, यानी कि 10 सालों के लिए एक साथ उनको वीज़ा दे दिया जाएगा। आगे दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया गया है? जो 2G, 3G, 4G, 5G और अब 6G में चले गए हैं। तो दुनिया का पहला कौन सा वो कंट्री है जिसने 6G डिवाइस अपने देश में लॉन्च कर दिया? तो जापान ऐसा कंट्री है जहाँ 6G डिवाइस जो है उसने लॉन्च कर दिया। यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करेगा। अब आप इसका स्पीड समझ सकते हैं। 5G तो खुद ही बहुत तेज़ चलता है और इससे 20 गुना स्पीड रहेगा। हाल ही में किस देश में संक्रमित रक्तकांड के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है? ब्रिटेन में संक्रमित रक्तकांड के कारण मारे गए 3000 लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1970-80 में हजारों लोगों को दूषित रक्त चढ़ाने से HIV वायरस और हेपेटाइटिस यकृत से सूजन से संक्रमित होने की वजह से 3000 से अधिक लोगों का डेथ हो गया था। हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? हाल ही में किस संघ ने दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है? यूरोपीय यूनियन ने दुनिया के प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी है। नेक्स्ट, टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा किस देश के आटाकामा में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है? चिली ऐसा कंट्री है जहां टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा ये विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का निर्माण किया गया है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने आटाकामा वेधशाला TAO का उद्घाटन किया, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है। चिली के एंटोफागास्टा क्षेत्र में सेरो के शिखर पर समुद्र तल से 5640 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। TAO के केंद्र में 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए डिजाइन किया गया है। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन है? यूरोपियन कंट्री के बारे में भी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि UPI अपनाने वाला जो है फ्रांस एक कंट्री है, और अब पूछ रहा है कि UPI जो है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश, साउथ अमेरिकी देश कौन सा है? साउथ अमेरिका में टोटल 13 कंट्री है और उसमें सबसे बड़ा कंट्री का नाम क्या है? ब्राज़ील है। जो ब्राज़ील है वो सबसे बड़ा कंट्री है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि UPI को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश पेरू है। पेरू, जिसका कैपिटल कहाँ है? लीमा। पेरू का कैपिटल कहाँ है? लीमा। पेरू। NPCI जो है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एंड सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पेरू ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए समझौता किया है और पेरू UPI अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी कंट्री हो गया है। पेरू यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ये लॉन्च जो है UPI जो भारत सरकार द्वारा 11 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था। ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस के गैर नागरिक निवासियों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय लिया है। फाइव आइज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? फाइव आइज अलायंस में के जो 5 सदस्य हैं उसमें
संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। यानी कि फ्रांस जो है वो फाइव आइज अलायंस का मेंबर नहीं है। फ्रांस जो है फाइव आइज अलायंस का मेंबर नहीं है। इसका उद्देश्य है कि खुफिया जानकारी को आपस में साझा करने के लिए 5 देशों का ये एक नेटवर्क है, फाइव आइज अलायंस। और ये लोग जो है संयुक्त अरब अमेरिका, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपस में जो भी खुफिया जानकारी होती है उसको इस अलायंस के द्वारा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? कौन सा देश बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है? अमेरिका के सैन डिएगो में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 आयोजन किया गया था। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया था। कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं की कमी महसूस होने के बाद इन सभी कंट्री ने आपस में मिलकर ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया में दवाइयों की सप्लाई को बेहतर बनाना है। तो उसमें उसका मेंबर है कौन कौन? भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन। यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है इसका मेंबर नहीं है, बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन का सदस्य नहीं है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला यानी कि थाईलैंड जो है वो ताइवान और नेपाल के बाद थाईलैंड एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है थाईलैंड। चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है? आर्मेनिया जो है वो पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित है? आर्मेनिया विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की थी। यह देश जो गाजा में युद्ध के दौरान फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाला देश है। इससे पहले स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। फिलिस्तीन को दुनिया के 145 से ज़्यादा देशों ने मान्यता दे रखी है। आर्मेनिया पश्चिम एशिया और यूरोप के काकासस क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? लैंडलॉक्ड है, जमीन से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी येरेवान है। इसका कैपिटल कहाँ है? येरेवान है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? ब्राजील ने आपातकाल की घोषणा की है। ब्राजील उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण ब्राजील जो है वो उन्होंने आपातकाल की घोषणा की है। निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना? हाल ही में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में 3 से 6 जुलाई को 24वां SCO संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन के दौरान यूरोपीय देश बेलारूस संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य बना। कौन सा कंट्री? बेलारूस जो है वो 10वां कंट्री इसका बना, 10th मेंबर बना। किसका? SCO का, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। चर्चा में रही ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन सीमा जो है वो लेबनान इजराइल ब्लू लाइन सीमा बढ़ते तनाव के कारण जो है पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा। तो लेबनान और इजराइल के बीच है ब्लू लाइन सीमा। हाल ही में खबरों में रहा प्रोजेक्ट 2025 किस देश से संबंधित है? यह अमेरिका से संबंधित है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद अमेरिका में प्रोजेक्ट 2025 की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? मलेशिया में भारत के
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले विदेशी जन औषधि का उद्घाटन किया। जन औषधि केंद्र का विकास का मुख्य उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच किफ़ायती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। यानी कि मॉरिशस ऐसा कंट्री हुआ जहां पर पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश है। आइवरी कोस्ट को सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इस कन्वेंशन में शामिल किया गया है। दोस्तों, तो अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और साथ ही आप लोग जो है इसको कंटिन्यू रखें। जो वीडियो के साथ साथ जो PDF है उसको साथ में रखें, और उसके साथ साथ पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, और ख़ास करके एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आप चीज़ें को अच्छे ढंग से सटीक तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।